जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्नों का ये सेट 11। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, ये 11वां सेट है। इससे पहले के 10 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको रोड डेली जीके क्विज भी दिया जाता है जो आपकी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रोड डेली जीके क्विज पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जीके की तैयारी डेली मजबूत होती जाएगी और आपको जीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी पूछे गए क्वेश्चन ही इस सेट में बता रहे हैं। जीके क्विज में आपको सारे क्वेश्चन बताते हैं, इस सेट में आपको पूछे गए क्वेश्चन बताते हैं। तो पूरा सेट देख लीजिए। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झीलें बनती हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि ज्वालामुखी में भी झीलें बन जाती हैं। तो ज्वालामुखी की सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बन जाती है? तो दोस्तों ये ज्वालामुखी झील बन जाती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। तो अगर कोई शांत ज्वालामुखी है, यानी कि शांत ज्वालामुखी, और उसके मुंह में पानी भर गया तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 13 से 15 क्वेश्चन हैं टोटल। सभी क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समस्त मांग किसका योगफल है? अगर आप ये सेट और डेली का जीके क्विज रोक देते हैं तो आपकी एसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप देखा कीजिए। समस्त मांग किसका योगफल है? ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपका जो समस्त मांग है वो उपभोग एवं उत्पादन का योगफल है, यानी कि उपभोग प्लस उत्पादन बराबर समस्त मांग। टोटल जो मांग है, टोटल डिमांड है, वो इस पे होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी है। कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन इस सेट में दे दिए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे और मैंने कभी इकोनॉमिक के क्वेश्चन नहीं बताए थे एक भी सेट में। तो इसमें भी देख लीजिए। आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या में क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? आर्थिक समस्या में आपकी प्रचुरता किसी चीज़ की नहीं रहती, सामान की कमी भी नहीं उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है अधिक आवश्यकताएं और कम सामान, यानी कि मांग अधिक हो जाएगी और सामान कम हो जाएगा। जिसके लिए इस वक्त मतलब वैक्सीन का प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो वैक्सीन की मांग अधिक हो गई और सामान कम पड़ गया, कच्चा माल कम पड़ गया, तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है कंपनी के लिए। ये मेन कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए कहा गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, यानी कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति, कोई पहला आदमी अंतरिक्ष में गया था? याद होगा आपको, अपोलो मिशन, अपोलो 13 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और सब लोग गए थे चंद्रमा पे। तो ये कब गए थे? 1961 में। किसके साथ में? तो आपको बता दिया, अपोलो 13 के साथ में, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्य ग्रह होते? दोस्तों ये आपने जीके की कुछ पढ़ी, ये आपने पढ़ा होगा छोटे से बुक में, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर होगा। 2 सूर्य ग्रह कहाँ पे होते हैं ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों केपलर B16b, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केपलर 16b ऐसा ग्रह है जहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं, 2 बार सूर्योदय होते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? कौन सी ऊर्जा है? मेन ऊर्जा होना चाहिए, यहाँ संसाधन है। तो क्या नवीकरण योग्य ऊर्जा या संसाधन नहीं है, यानी कि जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों थोरियम है। थोरियम आपका दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि भूतापीय ऊष्मा, ज्वार शक्ति और विकिरण ऊर्जा दोबारा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधों पे किया था परीक्षण। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर आपका जो डीएनए मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए मिलता है। बाकी सारे क्वेश्चन से जुड़े जितने फैक्ट मुझे आते हैं इस समय, वो मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट याद तो रहते हैं पर उस वक्त मतलब वीडियो बनाते वक्त दिमाग से उतर जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जितने भी इस वक्त याद हैं वो सब आपको ज़रूर बताऊँगा। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? अब देखिए, उभयचर सभी को पता होगा कि जो जल में और ज़मीन पे दोनों जगह रहते हैं, पर इसमें से दिया हुआ है कि किसको कहते हैं? तो ये आपको ब्रायोफाइटा को कहते हैं। शैवाल, फंगस, टेरिडोफाइटा को नहीं कहते हैं, बल्कि ब्रायोफाइटा को आपका उभयचर कहते हैं। ये जल में भी होता है और स्थल पर भी होता है। अगर जानवरों में बात करें तो मेढक हो गए, ये सब उभयचर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? मानव जाति के वर्गीकरण के लिए, यानी कि जैसे जब मानव जाति का वर्गीकरण किया जाता है, सभी को पता होगा अलग अलग जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें कान नहीं देखे जाते हैं। मानव जातियों में कान
को इसमें नहीं रखा है। बाकी आंखें देखी जाती हैं, बाल देखे जाते हैं, नाक देखे जाते हैं, पर कान नहीं देखे जाते। कान सबका माना जाता है कि मानव जाति में सबका कान एक ही जैसा होता है, इसलिए नहीं देखे जाते। देखिए सभी पूछे गए प्रश्न हैं, फिर से मैं बता दूं, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, पर यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है तो आप भरोसा कर सकते हैं कि ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? चार्ल्स बेबेज आपको पता होगा, 16वीं 17वीं शताब्दी में इन्होंने कंप्यूटर की परिभाषा दी थी, मतलब बताया था कि कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने मशीन जो बनाई थी उसका नाम है वैस्लेसिक इंजन। वैस्लेसिक इंजन नाम की मशीन बनाई थी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्वेश्चन कम ही रहते हैं इस सेट में, क्योंकि डेली जीके कुछ भी अपलोड करना रहता है तो पीडीएफ ज़्यादा लंबा नहीं बना पाता हूँ अभी। अगर आप लोग इस सेट को ज़्यादा प्यार देते हैं तो आगे ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन करवाया जाए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं करवा दूंगा। नायलॉन के आविष्कारक के साथ कौन संबंधित है? नायलॉन का आविष्कार, यानी कि नायलॉन का आविष्कार बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किसने किया था, तो ये किया था आपके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मतलब अगर आपको आता है कोई प्रश्न तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसका वो तुरंत पता चल जाए। जीके में आपको ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर प्रश्न आता है तो तुरंत टिक लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो तुरंत पता चलेगा, इसलिए मैं तुरंत बोल देता हूँ। अगर आता हो तो भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, और अगर नहीं आता है तो भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब मैं रुकता नहीं हूँ कि आपको आंसर दें। अगर आपको कितना आता है ये आपको पता होगा, आप अपने प्रति ईमानदार रहें बस। आपको जितना आता है वो आपको पता होगा, मुझे जान के क्या करना है। अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 में से कितने बनाए, 13 में से कितने बनाए। अगर नहीं बनाए तो कोई अच्छी बात, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस देखते रहिए, पूरी वीडियो देखती है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, यानी कि सोलर सिस्टम किसने सबसे पहले डिफाइन किया था सोलर सिस्टम को? दोस्तों आपका कॉपरनिकस ने किया था, गैलीलियो ने नहीं किया था दोस्तों। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने भी बाद में बताया था और कॉपरनिकस ने इस बात का समर्थन किया था। गैलीलियो को बहुत मतलब वो झेलना पड़ा था। गैलीलियो ने बताया तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे। कॉपरनिकस इन्होंने ही बताया था सौर प्रणाली के बारे में, यानी कि सूर्य है, उसके ग्रह है, ये सब कॉपरनिकस ने बताया था। चलिए दोस्तों, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? पेशवा प्रथा यानी कि जो प्रधानमंत्री प्रथा थी, किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये बाजीराव के काल में समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा ऑप्शन डी, मैं बोले दे रहा हूँ बाजीराव। बाजीराव के काल में पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी। तो इस तरह से ये सेट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के इस सेट में हमने कुल 13 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली जीके क्विज जो कि इस चैनल पर दिया जाता है आप उसको जरूर देखा कीजिए, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।